सो हेलो एवरीवन। मई 25 सीएस के लिए कैंपस प्लेसमेंट का नोटिफिकेशन आ गया है। बहुत जल्द कैंपस प्लेसमेंट शुरू हो जाएंगे। बहुत लोग आपको बताएंगे क्या प्रोसीजर है, आपको कौन से सेंटर से भरना है, कौन से सेंटर से नहीं भरना है, दिल्ली से नहीं भरना है, मुंबई से नहीं भरना, जो भी चीज़ें हैं। बट इस वीडियो में हम वो सब डिस्कस नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम स्ट्रिक्टली टेक्निकल चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जो चीज़ें मेरे को लगती हैं, मैंने अपने 3 साल के करियर में जो सीखा है, जो मैंने कैंपस प्लेसमेंट में खुद के मिस्टेक्स की थी उनसे लर्निंग लेके, जो मैंने सही चीज़ें करी थी उनकी मैं गाइडेंस लेके आपको ये पूरा एक क्रक्स बताऊंगा, जो कि आपको आपके इंटरव्यू में हेल्प करेगा, आपको आपकी प्रोफाइल बिल्ड करने में हेल्प करेगा एट द स्टार्ट ऑफ योर करियर। तो चलिए सबसे पहले हम एजेंडा देख लेते हैं। तो इस वीडियो का जो एजेंडा है वो है कि हम रेज्यूमे की बात करेंगे कि आपको रेज्यूमे कैसे बनाना है, किस तरीके से आपको रेज्यूमे अपना आगे तक भी बना के रखना है ताकि आप शॉर्टलिस्ट हो, क्योंकि शॉर्टलिस्ट तो एटलीस्ट होना आप कम से कम, उसके बाद आती है बाकी चीज़ें। फिर इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए आपका रेज्यूमे तो अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आप शॉर्टलिस्ट ही नहीं होंगे, तो इंटरव्यू तक बात ही नहीं पहुंचेगी। दूसरा, कम्युनिकेशन और इंटरव्यू के टिप्स कि कम्युनिकेट करना है किस तरीके से, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है और कितना बोलना है, ये सब चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ टेक्निकल प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है आपको रिगार्डिंग योर आर्टिकलशिप ऑल्सो एंड रिगार्डिंग योर स्टडीज़ ऑल्सो, ये जो इन दोनों चीज़ों के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे सॉफ्ट स्किल्स और माइंडसेट कि आपको माइंडसेट कैसे रखना है और जो भी हमारी बॉडी लैंग्वेज वगैरह है उस चीज़ के बारे में। साथ ही साथ मैं आपको हर एक स्लाइड में कुछ कुछ टिप्स देता चलूँगा जिनको आपको ध्यान रखना है। इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू एज द इंटरव्यूज़। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम रिज्यूमे की करेंगे। एज आई टोल्ड यू, रिज्यूमे इज़ द फर्स्ट स्टेप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप रिज्यूमे अच्छा नहीं बना रहे हैं तो आप शॉर्टलिस्ट ही नहीं होंगे, एंड अगर आप शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहे हैं तो इंटरव्यू आपका होगा नहीं, एंड द अपॉर्चुनिटी विल नेवर बी एबल टू कम। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फर्स्ट इंप्रेशन है रिज्यूमे आपका। कोई भी कंपनी अगर आपको देखेगी वो इतने सारे सीवीज नहीं देख सकती है, वो लोग अपना वहाँ पर एक वो लगा देते हैं, वो फिल्टर लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनको इंटरनल ऑडिट का बंदा चाहिए तो वो इंटरनल ऑडिट लिख देंगे, उनको अगर चाहिए कि किसी का बंदे के पास ट्रांसफर प्राइसिंग का एक्सपीरियंस हो तो वो ट्रांसफर प्राइसिंग का फिल्टर लगा देंगे। वो सारे रेज्यूमे को आपको डॉक्स फाइल में कन्वर्ट करते हैं और इन फिल्टर लगा देते हैं। तो बेसिकली अगर आपने कोई काम किया हुआ है तो आप क्लियरली उसको कीवर्ड्स, उसके जो कीवर्ड्स हैं उनको लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपके जो सीवी शॉर्टलिस्ट हैं एक एक करके सीवी कोई नहीं देखने वाला है, वो लोग सीधा वो लगा देते हैं अपना सिस्टम में कि ये कीवर्ड्स अगर किसी के सीवी में तो वो सीवी शॉर्टलिस्ट होगा। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। दूसरा, एक पेज से ज़्यादा का आपका सीवी नहीं होना चाहिए। एज अ फ्रेशर सीए आपका एक पेज से ऊपर का सीवी नहीं होना चाहिए। आर्टिकलशिप में चाहे आपने कितना भी काम किया हो, इट कैन नॉट गो बियॉन्ड 1 पेज। ठीक है। उसके बाद क्या है कि लेआउट आपको प्रोफेशनल और क्लीन रखना है, बहुत ही क्लमजी नहीं बनाना है, क्लियरली लेजिबल हो, उसको कन्वर्ट करना इजी हो डॉक्स फाइल में। एज आई टोल्ड यू वो लोग फिल्टर लगाते हैं। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ये चीज़ प्रैक्टिस की थी और मैंने भी किसी के सजेशन पे की थी और ये मेरे को बहुत हेल्प किया था कि आपको अपने सीवी में स्ट्रेंथ के साथ साथ आपके नंबर्स ज़रूर शो करने हैं। नंबर्स मतलब कि आपने किस किस कंपनी में काम किया है। फॉर एग्जांपल आपने किसी 100 CR के टर्नओवर वाली कंपनी में काम किया है, या एक 500 CR कंपनी की टर्नओवर वाली काम किया है, या आपने एक पॉइंट ढूंढा था। फॉर एग्जांपल यू वर इन द इंटरनल ऑडिट एंड यू फाउंड अ पॉइंट वेयर 1 करोड़ की सेविंग वॉज गिवन टू योर क्लाइंट और योर कंपनी और योर एम्प्लॉयर। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको, ये नंबर्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। इट शोज़ दैट यू हैव दैट मेच्योरिटी इन द वर्क विच यू हैव डन। उसके बाद हम बात करते हैं टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स आपको स्पेसिफिकली मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल आपने सैप पे काम किया है, आपने पावर बीआई पे काम किया है, आपने टैबलू पे काम किया है, टैली पे काम किया है। एट योर लेवल विच एवर वर्क यू हैव डन, यू हैव टू एक्सप्लिसिटली सेड दैट स्किल्स यू हैव। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई टोल्ड यू, कीवर्ड सर्च किए जाते हैं और स्किल्स कीवर्ड्स का एक हिस्सा होता है। साथ ही साथ अपने अचीवमेंट्स आपको दिखाने हैं, आपको दिखाना है अपने पास्ट में। बिल्कुल आपको शाई अवे नहीं करना है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा अचीवमेंट आपको अपने सीवी में क्लियरली मेंशन करना है। अब बात करते हैं कि सीवी को स्ट्रक्चर कैसे करना है। अच्छा, हम लोग कैनवा पे हम लोग रिलाई कर सकते हैं, कैनवा के थ्रू बना सकते हैं और उसमें बहुत सारे आपको फॉर्मेट मिलेंगे। उसमें आपको मेक श्योर करना है कि जो सेक्शंस वाइज है आप सेक्शन वाइज अलग अलग उसको प्रॉपर मेंशन करें। एजुकेशन में आप अपना एजुकेशन लिखें, आपके मार्क्स अच्छे हैं, अगर आप 90% एंड अबव हमेशा स्कोर करते हैं तो मेक श्योर आप सारे मार्क्स अपने उसमें हाईलाइट करें कि आपके 12th में भी 90 अबव थे, 10th में भी 90 अबव थे, या आपके ग्रेजुएशन में भी अच्छे मार्क्स थे। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को देखना है कि आपकी जो स्ट्रेंथ्स है उनको आपको हाईलाइट करना है। आपका एजुकेशन अच्छा नहीं था, दैट इज़ नॉट योर स्ट्रॉन्ग फोर्ट एंड नॉट अ प्रॉब्लम, यू माइट हैव अ गुड आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस। तो आपको उसको अच्छे से हाईलाइट करना है, उसको आपको इलेबोरेट करके बताना है कि आपने कैसे कैसे किस किस चीज़ को परफॉर्म किया था। हाँ, लेकिन 1 पेज से बियॉन्ड आपका एक्सपीरियंस एजुकेशन कुछ नहीं जाना चाहिए, एक ही पेज में आपको फिट करना है। साथ ही साथ कोई अगर आप सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं अभी या करी है पहले, उसको आप लिख सकते हैं। की स्किल्स, फॉर एग्जांपल आपने एसएपी पे काम किया हुआ है, आपने किसी और ईआरपी सॉफ्टवेयर पे काम किया हुआ है, आपको क्लियरली लिखना है।
स्पेशली अब आजकल पावर बीआई ज़्यादा स्किल में है, उसमें है, ट्रेंड में है। अगर आपने उस पर काम किया है, वो प्रोजेक्ट्स हैं, कोई अचीवमेंट है, कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपने लीड किया था, ये सब आपको सीवी में एकदम आगे लिखना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर कंपनी को आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स चाहिए, उन्होंने देखा कि आपके पास ऐसे प्रोजेक्ट हैंडलिंग का एक्सपीरियंस है, टीम हैंडलिंग का एक्सपीरियंस है, तो आपको शॉर्टलिस्ट पहले किया जाएगा। अब सबसे ज़्यादा बड़ी टिप इसके लिए क्या है कि आप कैनवा को यूज़ कर सकते हैं। मैं आज तक कैनवा ही यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी एकदम फ्री है, कोई फ्री ऑफ चार्ज है, एकदम बहुत इजी टू यूज़ है, आप उसको यूज़ कीजिए। ऑल्सो मैं चाहूँगा कि आप क्या करें, आप अपने पीयर्स का, साथ वालों का, सीनियर्स का या रैंकर्स का कोई आइडियाज़, जो भी उनकी वीडियोज़ आती हैं, या कहीं आपको किसी का अच्छे इंसान का CV दिख जाता है जिसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड अच्छा है, उसका CV आपको दिखता है, या आप किसी और की मदद ले सकते हैं। इससे आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा। अगर आप बिल्कुल क्लूलेस हैं कि कैसे आपको CV बनाना है, तो आप इन सब चीज़ों की हेल्प लेंगे तो आपको एक स्टार्ट पॉइंट मिल जाएगा कि हाँ भाई, इस तरीके का CV बनना है। मैंने भी अपने से जो पिछले अटैम्प्ट, 1-2 अटैम्प्ट के लोग थे, उनसे लिया था, अपने फ्रेंड से। आप भी ऐसा कोई CV ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि आपको अपनी आर्टिकलशिप को CV में कैसे इम्बाइब करना है, कैसे इनकॉर्पोरेट करना है अपनी आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस को CV के अंदर। मतलब सारे CVs जो हैं सेम तो नहीं होंगे। आपने बिग 4 में काम किया हो सकता है, आपने कुछ अच्छी कंसल्टिंग फर्म में काम किया हो सकता है, किसी ने मिड साइज़ फर्म में काम किया है, किसी ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ली है, तो सबका CV अलग अलग होगा, उनके एक्सपर्टीज़ के हिसाब से होगा, और उनकी फ्रंट जो आगे वो चाहते हैं अपना करियर जैसे बनाना, उसके हिसाब से बना होना चाहिए आपका जो CV में जो आपका एक्सपीरियंस है। तो आपको अपने वर्क बैकग्राउंड, और सिर्फ वर्क बैकग्राउंड नहीं, फ्रंट जो आगे आप अपना प्रोफाइल बिल्ड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट ऑडिट में अपना प्रोफाइल बिल्ड करना चाह रहे हैं, फिनेंस में, FNA में, या जिसमें भी आप प्रोफाइल बिल्ड करना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से आपको अपना आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस शोकेस करना है। अब जैसे कि आपने बिग 4 या फिर लार्ज फर्म से किसी से काम किया हुआ है, आपने BDO या बिग 10 या बिग 6, जो भी आपने वहाँ से काम किया हुआ है, तो आपको फॉर श्योर आप एक स्पेशलाइज स्किल होगी आपके पास, आप किसी एक डोमेन के अंदर ही काम करके आए होंगे, या तो आप IA में होंगे, या SAT ऑडिट में होंगे, या ट्रांसफर प्राइसिंग, या कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड में आप रहेंगे। तो आपको दिखाना है कि आपके पास कैसे उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, कैसे वो आगे आपको अपने ही फील्ड में हेल्प करेगा। तो आपको वहाँ पर अपनी स्पेशलाइज स्किल्स दिखानी है, आपको वहाँ पर एक जनरल नहीं दिखाना है, बिकॉज एवरीबडी नोज़ कि बिग 4 और लार्ज फर्म में अगर आपने काम किया तो आप पर्टिकुलर डोमेन के अंदर ही काम करके आ रहे होंगे। तो आपको दिखाना है कि आप कितने फोकस और निच स्पेसिफिक, यानी कि उस पर्टिकुलर डोमेन के लिए आप कितने ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, कितने ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं कि आगे जाकर आप उस डोमेन में एक्सपर्टीज़ अपनी दिखा सकते हैं। हाँ, वहीं आपकी अगर आर्टिकलशिप मिड साइज़ फर्म या स्मॉल साइज़ फर्म में हुई है, जैसे कि मेरी भी मिड साइज़ और स्मॉल साइज़ में हो गई, तो फिर आपको अपना डाइवर्स वर्क रेंज दिखाना है कि भाई मैंने अगर भले ही छोटी फर्म में काम किया है, लेकिन मैंने स्टार्ट ऑडिट्स भी हैंडल किए हैं, मैंने टैक्स ऑडिट्स भी हैंडल किए हैं, मैंने रिटर्न्स वगैरह का काम किया है, कंप्लायंस और भी बहुत तरीके के असाइनमेंट्स किए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपने टाइम पे ट्रस्ट ऑडिट्स किए थे, तो मैंने वो मेंशन किया था। सो आपसे क्वेश्चन इसी डोमेन में पूछे जाएंगे। मेरे से भी PwC ने जब इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने ट्रस्ट ऑडिट पर क्वेश्चन पूछे थे, बिकॉज अब मैंने जो काम किया मेरे को तो उसी पे जज किया जाएगा ना। और मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि आपको कितना आता है, कितना आता है ये हमेशा नहीं है। हमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितना बता पा रहे हो कि एक्चुअली आपने वो काम किया है। मान लीजिए आपने छोटा ही फर्म का काम किया हो, लेकिन क्या आप वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? तो इससे 2 पर्पस सॉल्व हो जाते हैं। एक कि आर यू अ गुड कम्युनिकेटर, क्या आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो चीज़ों को। दूसरा कि जो आप काम कर रहे हो भले ही वो छोटा है, हाउ डिटेल ओरिएंटेड यू आर, कि आप कितने डिटेल ओरिएंटेड थे। भले ही आपने एक छोटी फर्म का काम किया है, भले ही आपने एक छोटी कंपनी का काम किया है, लेकिन हाउ डिटेल ओरिएंटेड वर यू, क्योंकि आगे वाले प्रोजेक्ट्स की जो कंपनी आपको देखती है, तो आगे वाले प्रोजेक्ट्स में भी आप उसी तरीके से काम करेंगे जैसा आपने पास्ट में किया है। तो अगर आप छोटी कंपनी में डिटेल ओरिएंटेड है, तो ऑफकोर्स आप बड़ी कंपनी के लिए भी डिटेल ओरिएंटेड होकर काम करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना डाइवर्स वर्क दिखाएं। हाँ, झूठ नहीं लिखना है, ऐसा ना हो कि आपने काम डाइवर्स नहीं किया है, सिंगल किया है। बस जो किया है वो अच्छे से पता करो, उसको रिवाइज कर लो जो काम किया हुआ है, और फिर उसको बताना है बहुत साफ तरीके। आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, बता सकते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, किसी और को बताइए, अपने किसी फ्रेंड को, अपने किसी साथ वाले को आप बताइए, क्या वो समझ पा रहे हैं जो आप बता पा रहे हैं। तो एक ये चीज़ है कि कम्युनिकेशन चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ये 2 चीज़ें सॉल्व कर देता है। एक तो ये आपको एज इफेक्टिव कम्युनिकेटर, और आप कितने डिटेल ओरिएंटेड हैं, यहाँ पर ये चीज़ें इससे रिवील हो जाती हैं। तो अब मैंने कि नीचे क्या लिखा हुआ है इसमें एक टिप ये है कि आपको जो CV है वो जॉब रोल, हाँ, साथ साथ आपको जो जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ऑडिट या टैक्स या फिनेंस या कंसल्टिंग जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, उसको भी थोड़ा जोड़ना है कि जैसे मैंने ये काम किया हुआ है, मान लीजिए मैंने एक इंटरनल ऑडिट का काम किया हुआ है, लेकिन मैं अब स्टैट ऑडिट में जा रहा हूँ, तो आपको लिंक करना है कि कैसे मैं अब स्टैट ऑडिट में ढाल लूँगा अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को। तो उसको आपको ChatGPT की मदद लेनी है, किसी चीज़ की मदद लेनी है, उसको आपको उसी तरीके से आर्टिकुलेट करना है कि मैं अब इस काम को, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसको आगे कैसे यूज़ करूँगा।
चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट अब है कि सीवी को आपको इनसाइड आउट पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं ना वो आपके सीवी से ही पिक किए जाते हैं। आप आर्टिकलशिप करके आ रहे हैं, आप बिल्कुल ऐसे फ्रेशर बीकॉम एमकॉम तो है नहीं, आपने काम किया है 2 साल या 3 साल एज एप्लीकेबल टू यू, आपने काम किया हुआ है, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपना सीवी में जो लिख रहे हैं वो आपने एक्चुअली काम किया हुआ है। आप ऐसे ही कुछ नहीं लिख रहे हैं बिकॉज हमने वर्क एक्सपीरियंस लिखा है आर्टिकलशिप का। तो अब आगे क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप सीवी में जब डाल देते हैं चीज़ें वो इनफ नहीं है, आपको हर एक पॉइंट उसका पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चंस उसी के बेसिस पे पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने शॉर्टलिस्ट होने के लिए अपना सीवी में बहुत सारी चीज़ें फालतू चीज़ें ऐड कर दी, आपने वो करी नहीं और कल के दिन आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए। आपको एक एक डिटेल उसमें पता होनी चाहिए। सीवी में अगर आपने कोई स्किल लिखी है तो वो स्किल आपके पास होनी चाहिए, और अगर नहीं भी है ना आपके पास तो आप बताने के सक्षम होने चाहिए। आपने इतना पढ़ा होना चाहिए कि आप उसको जस्टिफाई कर लो कि हाँ मेरे को अगर ये मैंने स्किल लिखी है तो आई डू हैव दैट स्किल। सो ये आपको इंश्योर करना है। उसके बाद क्या है कि आपने जो वर्क किया है उसमें आपने क्या अप्रोच फॉलो किया, क्या उससे रिजल्ट आया, क्या उससे लर्निंग मिली आपको, ये सब आपको एक पूरा बना के रखना है अपने माइंड में, क्योंकि एक मेजर प्रोजेक्ट आपसे उठा लिया जाएगा। आपके सीवी से एक प्रोजेक्ट उठाया जाएगा कि आपने एक काम किया था, मान लीजिए आपने टैक्स ऑडिट किया था, तो आपसे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पे फिर वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते जाएंगे। और इंटरव्यू में ना यूजुअली यही होता है, एक वो क्वेश्चन पूछेंगे, आप आंसर देंगे और फिर उसमें से ही क्वेश्चन बाय क्वेश्चन निकल जाता है। तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक के बहुत डेप्थ में चले जाते हैं वो लोग, स्पेशली विद द बिग फोर्स के जो लंबे लंबे इंटरव्यूज़ होते हैं जो मैंने दिए थे, जितना मैं देख पाया था, वो लोग एक पॉइंट उठाएंगे और उस पर आप पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछेंगे। दैट मीन्स आपको वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको पूरा वो निचोड़ लेंगे। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए जो आप लिख रहे हैं उसका आपको इन एंड अराउंड सब पता होना चाहिए कि मैंने ये काम किया था और इसमें ये चीज़ें थी। तो आपको स्पेसिफिक और ऑनेस्ट रहना है, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है। आप अगर आपने किसी चीज़ में अगर आपने असिस्ट किया है तो आप असिस्ट ही लिखना, लेड मत लिख देना, असिस्ट ही लिखना। आपको लेड अगर लिख देंगे तो फिर आपको एज ए लीडर माना जाएगा कि आपने वो काम लीड किया है, तो आपसे सेम लेवल ऑफ नॉलेज एक्सपेक्ट किया जाएगा, सेम लेवल ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे। एग्जैजरेट बिल्कुल नहीं करना है आपको। अगर आपने थोड़ा सा किसी में अगर कंट्रीब्यूट किया था किसी काम में, तो आपको स्पेसिफिकली कि मेंशन करना है कि मैंने इसमें पार्टली कंट्रीब्यूट किया था, या आई वाज पार्ट ऑफ द टीम। जैसे कि कंट्रोल टेस्टिंग थी या कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस था या बैंक ऑडिट था, आपने उसमें बहुत कम काम किया, तो आपको एग्जैजरेट बिल्कुल नहीं करना है कि मैंने तो भाई बैंक ऑडिट लीड कर लिया ये वो, क्योंकि आपको वो एकदम पिक कर लेंगे, पता चल जाता है। क्योंकि जब वो क्वेश्चंस की डेप्थ में घुसते हैं तो दे पिक इट अप। अगर वो लोगों को पता चल जाएगा कि आपने काम नहीं किया हुआ है, और फिर वहाँ से चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज दैट शोज़ डिसऑनेस्टी। और डिसऑनेस्टी अगर जहाँ एक बार इंटरव्यू में आ गई तो वहाँ से फिर आपका इंटरव्यू आगे क्रैक नहीं होने वाला है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो है स्टोरीज़। अब ये स्टोरीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने से ना हमेशा एक इंटरव्यूअर ये पूछता है, ये हर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि टेल मी 3 बिगेस्ट ऑब्जर्वेशन। ये मैं ऑडिट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, या बाकी फिनेंस वगैरह का मुझे पता नहीं, मैं ऑडिट में ही काम करता हूँ। तो हमसे यूजुअली इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि आप 3 बिगेस्ट अपनी ऑब्जर्वेशंस बताएं, या आपने 3 जो बड़ी चीज़ें करी हैं वो बताएं। तो यहाँ पर आती हैं स्टोरीज़। फॉर एग्जाम्पल, आपने पर्टिकुलर कोई ऑडिट किया था, क्या आप उसको पूरा याद कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं तो उसको याद कीजिए। आपसे जब 3 चीज़ें पूछी जाएंगी तो आपके पास ये इंश्योर होना चाहिए, मतलब आपके जो की अचीवमेंट्स थे आपके काम के दौरान वो आपको पता होने चाहिए और आप उसको जस्टिफाई कर पाओ रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कि भाई ये हुआ था, मैंने ऐसे ऐसे इसको किया था। इसके लिए हम एक ये स्टार मेथड को फॉलो करते हैं कि क्या सिचुएशन थी, क्या टास्क था उसको सही करने के लिए, क्या हमने एक्शन लिए और फिर उसके बाद क्या रिजल्ट आया, या क्या सिचुएशन थी उसके क्या क्या टास्क थे, हमने उसके में क्या क्या एक्शन प्लान हमने सजेस्ट किया और फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करवा के क्या रिजल्ट आया। तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको सिचुएशन पूरी डिस्क्राइब करनी है, एक्शन बताना है, रिजल्ट जो मैंने अभी आपको बताया ये पूरा आपको उनको बताना है। इट शोज़ दैट यू वर एक्चुअली इन दैट सिचुएशन एंड यू आर नॉट लाइंग अबाउट द वर्क यू हैव डन, यू हैव एक्चुअली डन गुड वर्क एंड यू हैव गुड एक्सपोजर ऑफ द वर्क। ऑल्सो एज आई टोल्ड यू, कम्युनिकेशन स्किल्स भी यहाँ से आपकी जस्टिफाई होती है कि कल के दिन जब आपको प्रेजेंटेशन देनी है, कल के दिन आप बिग फोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, आपको एक प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप कितने अच्छे से अपने रिपोर्ट को प्रेजेंट कर पाओगे, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ द की। खासकर ग्लोबल में, ग्लोबल फर्म्स हम इंडिया से ऑपरेट करते हैं फॉर द ग्लोबल बिग फोर्स, वहाँ पर तो कम्युनिकेशन और ज़्यादा इसेंशियल हो जाता है। वहाँ तो आपको इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये चीज़ है। उसके बाद क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि रियल लाइफ सिचुएशन में आप नॉलेज अप्लाई कर सकते हो, ये इससे होता है और आपका प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग डेमोन्स्ट्रेट होती है इससे। साथ ही साथ मैंने आपको इसमें टिप ये लिखा है कि 3-4 आप रियल स्टोरीज़ जो आपने काम किया हुआ है उसको आप लिख लें काम को, क्योंकि याद नहीं रहता है, पुराना काम किया हुआ रहता है, याद नहीं रहता। आप रिकलेक्ट करेंगे आपने जो इंपॉर्टेंट काम किए थे, कोई डिफ़िकल्ट ऑडिट था,
कोई आपने मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन किया था, कोई टैक्स रिलेटेड केस था, कोई आपने स्क्रूटनी का केस हैंडल किया था, कोई आपने प्रोसेस इंप्रूवमेंट या रिपोर्टिंग असाइनमेंट कंट्रीब्यूट किया था जो आपने लीड किया हो। इस तरीके की चीज़ें आपको हाईलाइट करनी है अपने सीवी में, ताकि ये चीज़ें आपकी जो एज है आपको एक एज दे। ये चीज़ें आपको एज देती हैं, ये चीज़ें आपके इंटरव्यू में वेट डालती हैं। अब आगे चलते हैं। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। एज आई टोल्ड यू, कम्युनिकेशन इज़ द की। टेक्निकल अपना जो है उसको तैयार तो करना ही करना है, साथ में कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको कितना आता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना बता पा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बहुत कुछ आता है और कुछ नहीं बता पा रहे हैं तो कोई पर्पस नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत भी आता है लेकिन आप कम्युनिकेट क्लियरली कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ी चीज़ें बन जाती हैं। लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं तो ये फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो हम चलते हैं इस पर, क्या लिखा हुआ है इसमें कि कम्युनिकेशन स्किल क्रिटिकल है। आपको जो नॉलेज है, वर्क एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके बेसिस पे आपको आराम से एकदम सोच के कि इसमें क्या चीज़ें लग रही हैं, क्या ये पूछना चाह रहे हैं, काम किया हुआ है उस पर ही पूछ रहे हैं, तो किस तरीके से उसको बताना है। आपको एकदम काम कंपोज रहना है। इवन दो आपको कोई आंसर नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर आप 10 में से 8 भी आंसर दे रहे हैं या 7 भी आंसर दे रहे हैं तो भी इट्स कम्प्लीटली फाइन। 3-4 चीज़ें ऑफकोर्स आपको नहीं आएंगी, क्योंकि इंटरव्यूअर कहीं से भी कुछ भी पूछ रहे हैं अगर, तो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं आएंगी, तो उसमें आपको काम कंपोज रहना है, कोई इशू नहीं है। क्योंकि एज अ फ्रेशर आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस की भी नहीं जाती हैं। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो आपको आता है वो आप अच्छे से बता पाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपको आता है आप वो भी ठीक से नहीं बता पा रहे हैं, या बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें ही आप बता नहीं पा रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का नंबर नहीं बता पा रहे, नाम नहीं बता पा रहे हैं, या जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो आप नहीं बता पा रहे हैं, तब थोड़ी इशू हो जाता है। बट इन जनरल अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछा गया तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपने आंसर कर दिया वेल एंड गुड, नहीं भी किया तो इट्स नॉट अ बिग इशू। उसके बाद आपको जो अपना आंसर देना है ना वो लॉजिकली देना है, कोई लंबे आंसर्स नहीं देने हैं, ऐसे कोई बस बोलने के लिए नहीं बोल देना है, गेस वर्क से अवॉइड करना है। अगर आप गेसिंग कर भी रहे हैं तो यू टेल देम कि आई एम नॉट श्योर अबाउट इट सर और मैम, बट स्टिल आई विल ट्राई टू रिकलेक्ट वट एवर आई नो अबाउट इट एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। और दूसरा, आपको लंबे आंसर्स नहीं दे रहे हैं, आपको देखना है कि सामने वाला कितना इंटरेस्टेड है। अगर वो लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप बोल सकते हो, बट इफ़ दे आर नॉट इंटरेस्टेड देन आस्क देम कि सर यू वांट मी टू इलैबोरेट, सर और मैम डू यू वांट मी टू इलैबोरेट, या डू आई नीड टू टेल मोर और इज़ इट एनफ। तो अगर वो कहते हैं कि हाँ एलैबोरेट कीजिए तो फिर यू कैन कंटिन्यू। ऐसा नहीं होना चाहिए उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा एंड यू गो ऑन टू स्पीक लाइक 5-10 मिनट्स तक आप बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सामने वाले की वो भी समझना है, उसके एक्सप्रेशन समझना है कि क्या वो उसको समझ में आ रहा है, या इज़ ही मोर इंटरेस्टेड कि और सुनने के लिए, या बस अब इस आंसर को यहीं पे कंक्लूड किया जाए। तो ये चीज़ें जो इंटरपर्सनल चीज़ें, ये चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। आपको क्वेश्चन सुनना है एकदम ध्यान से। वो अगर आपको काट रहे हैं तो आपको काटने देना है, लेकिन आप उनको कभी नहीं काटेंगे। अगर मान लीजिए आप आंसर दे रहे हैं, बीच में उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया तो वो आप अलाउ करना है, लेकिन आप कभी भी ऐसा मत करना कि वो कुछ बोल रहे हैं आप उसके बीच में कुछ बोल पड़े। वो एक बहुत नेगेटिव इंप्रेशन, एक इम्पेशेंस का और एक इमेच्योरिटी का साइन जाता है। तो आपको इंश्योर करना है कि आप बिल्कुल एक्टिवली लिसन करें और कभी भी उनको काटें ना, उनको हमेशा काटने दें। साथ ही साथ केस स्टडी और टेक्निकल क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना है। स्पेशली अगर आप बिग 4, बिग 6 ऐसे इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं, वहाँ आपसे केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रियल लाइफ। उसी टाइम कुछ चीज़ें बना देंगे कि भाई ये लो लैपटॉप, इसमें बताओ कंट्रोल गैप्स क्या क्या हैं, या आप यहाँ से आ रहे थे, सिक्योरिटी ने आपको इन करा तो आप बताइए वहाँ पर क्या क्या आप हमारे को सजेशन करेंगे उसको वहाँ के कंट्रोल्स इंप्रूवमेंट के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। इनको आपको अपने माइंड में प्रिपेयर करना है। एक अपना IQ लेवल डेवलप करना है कि मेरे से अगर मेरी डोमेन के, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑडिट डोमेन के लिए जा रहे हैं या टैक्स डोमेन के लिए जा रहे हैं, तो क्वेश्चन फॉर एग्जांपल GST में उन्होंने एक ITC का वो केस बना के दे दिया, फॉर एग्जांपल इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस बना के दे दिया आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में ITC कैसे वर्क करता है, कहाँ का ब्लॉक होता है। एक रियल लाइफ इंस्टेंस आपको बता देंगे, वहाँ आपको बताना होगा कि क्या ये सच में यहाँ पे ITC एप्लीकेबल होगा या ब्लॉक्ड होगा, जो भी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है, माइंड में अपने प्रिपेयर करना है कि मेरे को इन चीज़ें पूछी जा सकती हैं, खासकर जो अच्छे बिग 4 में आपके इंटरव्यू होते हैं वहाँ पर। तो इन चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। कोर सब्जेक्ट्स पे आपको अपनी पकड़ बना के रखनी है। जो मतलब आप अगर जिस भी डोमेन के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वहाँ पर आपको उस सब्जेक्ट की अपनी पकड़ बहुत मजबूत बना के रखनी होगी, क्योंकि उससे फिर एक्सपेक्ट किया जाएगा आपसे कि अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए आप आगे अपना करियर सोच रहे हैं तो वो सब्जेक्ट को आपको इन एंड आउट आता होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप FR के लिए आप परस्यू करना चाह रहे हैं तो FR में फिर आपको इंडेक्स की इन एंड आउट नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप स्पेशलाइजेशन लेके आए हैं, आप CA की डिग्री लेके आए हैं, आप अपना करियर उसी फील्ड में बनाना चाह रहे हैं, तो आप इंटरेस्टेड हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उस
सब्जेक्ट का तो इन एंड आउट सब पढ़ते ही होंगे क्योंकि आपको इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप एफआर का सब कुछ जाने। इसी तरीके से ऑडिट, डीटी, आईडीटी, जो भी फील्ड में आप जा रहे हैं, आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको सब्जेक्ट पूरा आता होगा। तो आपको अपना कोर सब्जेक्ट रिवाइज करना है, एक सब्जेक्ट एटलीस्ट अपना कोर ऐसा है जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। केस बेस्ड मैंने आपको बताया, केस बेस्ड आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आर्टिकलशिप का वर्क आप रिवाइज करेंगे दोबारा अपना कि मैंने क्या क्या काम किया, उसको कहीं लिख लीजिए और उसके ऊपर रियल लाइफ जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको करना है। अब यहाँ पर वो टेस्ट क्या कर रहे हैं मैंने आपको बताया, वो आपका टेक्निकल आईक्यू, आप फिटमेंट, आप उस रोल में कितने फिट बैठ रहे हैं। मान लीजिए आप वो स्टैट ऑडिट के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको स्टैट ऑडिट का एक्सपीरियंस ही नहीं, आपके पास टैक्स का ऑडिट है, टैक्स का एक्सपीरियंस है, या आपके पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस है, तो फिर वहाँ पर आप फिटमेंट। तो ये जो चीज़ें होती हैं जो इंटरव्यू में, ये कम्युनिकेशन चीज़ें मैंने आपको बताई, इसमें एक तो आपका आईक्यू पता चलता है, आप उस रोल के लिए कितने फिट हैं, साथ ही साथ आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में भी एक्सप्लेन किया था आपको कि आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये इन सब चीज़ों से ही रिवील होता है। कोई अलग से कम्युनिकेशन जज नहीं होता है, जो चीज़ें आप बता रहे हैं टेक्निकल चीज़ें पूछने पर, वही आपका कम्युनिकेशन एक जजमेंट बन जाता है आपके कम्युनिकेशन का। अब आते हैं हम एक्चुअल इंटरव्यू पे, एक्चुअल इंटरव्यू के क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो सबसे पहला हमेशा कोई एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब 9 आउट ऑफ 10 इंटरव्यूज़ में मेरे से तो पूछा गया था कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आज भी पूछा जाता है सेम ही क्वेश्चन। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, याद मत करना, लेकिन अपने माइंड में बना के रख लो कि भाई पहले ये बताऊंगा, फिर ये चीज़ें बताऊंगा, फिर ये चीज़ें बताऊंगा, फिर ये माइंड में बना के रखना, याद मत करना, याद करोगे तो भूल जाओगे। तो इसलिए अपने माइंड में बस फ्रेमिंग रख लो कि भाई ये 4 चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें मेरे को लाइन बाय लाइन बतानी है। ये मेरे को लगता है कि इस तरीके से बताएंगे तो अच्छा है। अगर आपका कोई और ओपिनियन है या अगर आपको लगता है कि और तरीका है तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके ऊपर काफ़ी सारी यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्रीफ में लेकिन आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है एकेडमिक बैकग्राउंड, क्योंकि पहले तो आप अपना नाम बताएंगे, उसका सीधा अपने एकेडमिक्स में आएंगे, क्योंकि यही आपके इसी तरीके से चला जाता है। तो सबसे पहले आप अपना एकेडमिक बताएंगे कि भाई मैंने सीए इस साल में शुरू किया था। अगर आपने अटैम्प्ट कम लिए हैं तो आप ये भी बोलना है मैंने एक ही अटैम्प्ट में या 2 ही अटैम्प्ट में किया है। अगर आपके ज़्यादा अटैम्प्ट लगे हैं तो अवॉइड कर देना आप अटैम्प्ट्स को। साथ ही साथ आप बताएंगे कि अपनी मेजर एकेडमिक हाईलाइट्स, अगर आपके एकेडमिक्स अच्छे थे, आपकी पढ़ाई अच्छी थी, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी एक्सपर्टीज़ थी, तो वो आप लिख सकते हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे कि आई रिसेंटली क्वालिफाइड एज अ सी ए, आई हैव कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड स्ट्रॉन्ग एकेडमिक थ्रू आउट माई स्टडीज़, आई क्लियर माई सी ए इन मई 2025। जो भी अगर आप पहले का है तो आप पहले का बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाइएगा आप अपने आर्टिकल एक्सपीरियंस पे कि आपने कौन सी फर्म से आपने काम किया है, किस डोमेन में आपने काम किया है, या कौन सी एक पर्टिकुलर ओवरऑल डोमेन में काम किया है। अगर आपने मिड साइज़ फर्म में काम किया है तो कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज़ या क्लाइंट आपने हैंडल किए हैं, भाई कोई बड़ी कंपनी थी या कोई ज़्यादा टर्नओवर की कंपनी थी या कोई लिस्टेड कंपनी थी, वो आप मेंशन करना वहाँ पर। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। साथ ही साथ अपना वर्क एक्सपोजर बताना, आप मैंने स्क्रूटनी पे काम किया है, मैंने ट्रस्ट ऑडिट पे काम किया है, मैंने टैक्स ऑडिट पे काम किया है, कंपनी ऑडिट, कारो रिपोर्टिंग, जिस तरीके का भी आपका काम है आपको पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ये आपका एक बेस सेट कर देगा कि भाई इस बंदे ने इतना काम किया हुआ है तो एटलीस्ट इसको इतना तो पता होगा। तो यहाँ से प्रेसिडेंट सेट हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन यही है, आप इसमें बता देंगे अपना कि भाई इस काम किया। ऑल्दो आपके सीवी में ऑलरेडी लिखा है, बट जो आप कम्युनिकेट करते हैं तो उसका इंपैक्ट अलग आता है, ज़्यादा आता है। साथ ही साथ कोई एक्स्ट्रा कोर्स या स्किल जो आपने की हो तो वो भी आप बताना कि भाई मैंने जीएसटी पे आईसीआई की सर्टिफिकेशन कर रखी है, या मैंने कोई भी अनअकैडमी या कोई भी कोर्सेरा वगैरह से कहीं से कुछ कोर्स किया हुआ है, मैंने सैप के ऊपर लर्निंग ली है, टैली पे मैंने एडवांस एक्सेल का कुछ सीखा हुआ है, तो वो सब आप वहाँ पे बता देना। सब लास्ट में आप क्या करेंगे, लास्ट में आप गोल अपने करियर गोल्स, पर्सनल टच को ना उनके साथ रिलेट कर देंगे कि भाई अब मैं यहाँ पर इंटरनल ऑडिट या रिस्क एडवाइजरी या फिनेंशियल रिपोर्टिंग में या FP&A में काम ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है मेरी जो एनालिटिकल स्किल्स है या मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मेरे को इसमें हेल्प करेगा। साथ ही साथ मेरे को चैलेंजिंग एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पर मैं अपने पॉलिश कर सकूँ स्किल्स को, क्योंकि मेरा फिनेंशियल रिपोर्टिंग में इंटरेस्ट है। इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली आपको 4 चीज़ें बता दी, पहले अपना एकेडमिक, फिर दूसरा अपना एक्सपीरियंस, तीसरा अपनी टेक्निकल स्किल्स, सर्टिफिकेशंस की मैंने सैप पे काम किया, जो भी चीज़ें हैं, या मैंने पावर BI जो कि मैंने आपको बताया था उस पर काम किया हुआ, जो भी चीज़ें हैं जिस तरीके का आपने काम किया है। लास्ट में आप अपने करियर गोल्स बताएंगे कि मैं आगे फ्यूचर में यही करना चाह रहा हूँ और मेरे को अब इस कंपनी से ये एक्सपेक्टेशंस है कि ये कंपनी मुझे ये करके ये फर्म मुझे करके देगी। तो ये चीज़ें आपको बताना है। मैंने बताया आपको कि मेमोराइज़ नहीं करना है वर्ड बाय वर्ड, कॉन्फिडेंटली आपको बोलना है, ऐसे रोबोटिकली नहीं कि बिल्कुल रट के बोल दिया, वो बहुत ही गलत दिखता है। आपको अपना कैपेबिलिटीज़ दिखानी है, आपको दिखाना है कि मैं कितना प्रोफेशनल हूँ और कितना इस रोल के लिए फिट हूँ। ये आपको बस ओवरऑल बताना है। अब हम चलते हैं रिसर्च कंपनीज एंड देयर रोल्स। अब ये एक ऐसी चीज़ है, रिसर्च कंपनीज एंड देयर रोल्स, ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं।
बहुत लोग नहीं सोचते हैं इस बारे में, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे ना कि आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस मिलता है, साथ ही साथ कंपनी को या इंटरव्यूअर को एक ये चीज़ समझ में आती है कि बंदा इज़ नॉट अ नोवाइस, इज़ नॉट एन एमेचर, प्रोफेशनल बंदा है, पढ़ के आया है कंपनी के बारे में, जानता है मार्केट के बारे में। ये आपको बहुत ज़्यादा एज देता है, मतलब आपको एक कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का देता है। ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। क्या करना है आपको? कंपनी का कोर बिजनेस और सर्विसेज देखनी है। अगर आप छोटी कंपनी के लिए जा रहे हैं तो भी, बड़ी कंपनी के लिए जा रहे हैं, जो भी कोई भी फर्म के लिए आप जा रहे हैं, आपको वहाँ का बिजनेस मॉडल, आपको वहाँ की सर्विसेज पता होनी चाहिए कि ये कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है, कि कंपनी ऑडिट में है, इंश्योरेंस में है, टैक्स कंसल्टिंग में है, जो भी है, जो भी चीज़ है। फॉर एग्जांपल आप फार्मा में कंपनी में जा रहे हैं किसी, तो उसके बारे में पढ़ लिया, फार्मा स्पेसिफिक चीज़ें क्या होती हैं, टैक्स स्पेसिफिक चीज़ें क्या होती है। अगर आप टैक्स की कंपनी में जा रहे हैं तो इससे आपको ना की बॉस बिजनेस का अगर आपको उनको आइडिया है तो लगता है उनको भी कि बंदा होमवर्क करके आया है, प्रोएक्टिव है, प्रोफेशनल है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बच्चा है, उठ के आ गया है। एक मैच्योरिटी दिखती है इस चीज़ से। साथ ही साथ अपना जॉब रोल को आप केयरफुली एनालाइज करना है। क्या जेडी है, टेक्निकल स्किल क्या क्या मांगी गई हैं आपसे, कितनी सब्जेक्ट की नॉलेज मांगी गई है, क्या क्या आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्लाइंट कम्युनिकेशन, ये सब लिखा होता है उनके जेडीज़ में। तो आपको जेनरिक आंसर नहीं देना है, आपको जेनरिक आंसर नहीं देना है। आपको अपने आंसर्स को अलाइन करना है कि भाई इस बंदे ने अपने जेडी में ही लिखा था, जॉब डिस्क्रिप्शन में ये लिखा था, ये रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे ही आपको जेनरिक आंसर नहीं देना है कि इधर उधर से कुछ उठा उठू के आंसर दे दिए। आपको मेक श्योर करना है कि अपना जो आंसर है वो अलाइन करें आप। आपको अपने आंसर्स को हमेशा अलाइन करना है उनकी रिक्वायरमेंट से, कि भाई मेरे पास अगर ये स्किल्स हैं तो हाउ इट विल हेल्प मी इन दिस पर्टिकुलर रोल, वाई यू शुड सेलेक्ट मी ओवर अदर कैंडिडेट्स, क्योंकि मेरे पास ये स्किल्स है और ये स्किल्स इस तरीके से मैं इस काम में इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। साथ ही साथ क्या है कि आपको उस कंपनी की रीसेंट न्यूज़, रीसेंट डेवलपमेंट, कोई उसमें कई नई चीज़ हुई हो, कोई रीसेंट डील है, एक्सपेंशन है, ये चीज़ें बतानी है। इससे क्या होगा, आपकी करंट अफेयर की नॉलेज जज हो जाएगी कि आप कितने मार्केट के बारे में अवेयर हैं, आप कितना पढ़ते हैं, आप रेगुलेटरी चेंजेस वगैरह, आपको कि मार्केट और अपनी पढ़ाई को आप कैसे रिलेट करते हैं, कैसे कोरिलेट करते हैं, अपनी पढ़ाई को आप अप्लाई भी करते हैं, या नॉट जस्ट कि आपने बस रट के पेपर दे दिया, आप उस नॉलेज को अप्लाई भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें एक टिप मैं आपको ये दूंगा कि आप ना अपने सीनियर से इस बारे में काफ़ी बात करें, एल्यूमिनाई से बात करें, मतलब जो भी पहले कैंपस प्लेसमेंट में बैठे हैं या जो भी हुआ है, उनका जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था, या कॉमन क्वेश्चंस थे, या आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे आते हैं वीडियोस, आप उन चीज़ों पे रिलाई कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या है कि कंपनीज़ के ना पैटर्न होते हैं, आप टेलीग्राम वगैरह पे देखेंगे तो क्वेश्चंस उनके आ जाते हैं कि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस प्रोफाइल के लिए, ये कंपनी ये क्वेश्चंस पूछती है। तो आपको वो सब चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ भाई ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं और क्या मैं इनका आंसर्स दे पा रहा हूँ। लेकिन आपको आंसर्स रटने नहीं है, आपको आंसर्स पहले से प्रिपेयर नहीं करने हैं, बस आपको उसके अराउंड पढ़ना है थोड़ा सा कि भाई मेरे से अगर ये चीज़ पूछी गई तो मैं क्या आंसर करूँगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं प्रैक्टिस के ऊपर। तो मॉक इंटरव्यूज़ मैंने तो नहीं दिए थे, लेकिन आप कर सकते हैं अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में गैप है, या आपकी इंग्लिश में आपको लगता है कि आप थोड़ा सा रुक रुक के बोलते हैं, स्टैमर करते हैं। उसके लिए अगर आप चाहते हैं तो आप मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। आप बिहेवियरल क्वेश्चंस भी अपने प्रिपेयर कीजिएगा। तो आपको मॉक इंटरव्यूज़ देने हैं, अपने पीयर्स को दे सकते हैं, सीनियर्स, मेंटर, जो भी आपको लगता है जो आपको अच्छे से एक इंटरव्यू ले ले, प्रोफेशनल तरीके से ले ले, उसको आपको इंटरव्यू देना। साथ में अपने टेक्निकल एचआर राउंड, दोनों के लिए अपने आपको, अगर आप मॉक इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, आपने आपको प्रिपेयर कर ही रहे हैं, तो दोनों चीज़ों के लिए अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करना है कि टेक्निकल क्वेश्चंस का आंसर मैं किस तरीके से करने वाला हूँ, या फिर मैं एचआर राउंड में जो मुझसे चीज़ें पूछी जाएंगी, जो बिहेवियरल चीज़ें पूछी जाएंगी, जो कि बड़ी कंपनीज में पूछी ही जाती हैं, तो उसी का मैं कैसे आंसर दूंगा। साथ ही साथ आपको क्लियर और स्ट्रक्चर्ड आंसर देना है। ऑफ टॉपिक बिल्कुल नहीं जाना है, ऐसे नहीं कि बस बोलने के लिए बोल ही रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। कॉन्फिडेंटली बोलना है, लेकिन बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट या एग्जैजरेट, या वो होता है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा जोश में आके बोलना है, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। एकदम पोलाइट रहना है, एकदम हम्बल रहना है। आपको कोई चीज़ आती भी है उसको भी आराम से बताना है, नहीं भी आती तो भी आपको बोलना है कि सॉरी सर, आई दैट स्किप माई, आई डोंट रिमेंबर दिस थिंग राइट नाउ, आई रीड अबाउट इट, या जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। पोलाइट रहना है, बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है, बिल्कुल भी एरोगेंस नहीं आनी चाहिए आपके आंसर में कि देखो मैं तो इतना कुछ जानता हूँ, वो चीज़ बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, एक ये चीज़ है, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अभी नहीं, आपको आगे भी करियर में हेल्प करेगी, कि हमेशा इंटरव्यू में आपको कोचेबल दिखना है, मतलब कि आपको सिखाया जा सकता है। आप इस तरीके के पर्सन है कि ऑल्दो यू नो अ लॉट, लेकिन फिर भी यू आर ईगर टू लर्न, आप चाहते हैं और सीखना, और आपको सिखाया बहुत इजीली जाता है। आप एडमेंट नहीं है अपनी चीज़ों को लेके, ज़िद्दी नहीं है कि भाई मैं ये तो ऐसे ही होता है, ये तो ऐसे ही होता है। अगर कोई सामने से कोई चीज़ बता रहा है तो यू शुड एक्सेप्ट दैट पर्सपेक्टिव कि हाँ इट कैन बी पॉसिबल। अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो ठीक है, आई रीड अबाउट इट, मे बी आई डोंट नो इट। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंस के चक्कर में दिखाएं कि आप बिल्कुल सिखाया नहीं जा सकता आपको, आप तो अपने जो ओपिनियंस हैं उनके लिए बहुत स्ट्रांग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ साथ मैंने आपको बताया प्रैक्टिस सेशन लें, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, टोन, क्लैरिटी, जो भी चीज़ें उन सबको आपको एकदम ध्यान रखना है।
जैसे ही आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन हूँ, मैं ईजिली बोल देता हूँ तो मेरे लिए ईजी है, लेकिन अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, आपका नेचर में नहीं है बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन चीज़ें करना, बात करना, तो फिर आपको प्रैक्टिस लगेगी, फिर आपको प्रैक्टिस करनी भी चाहिए। अब वो आपके ऊपर है, आपको आप किस तरीके के पर्सन हैं, कैसे आपकी स्किल्स हैं, आप उस हिसाब से अपने लिए चेंज कीजिए। ऐसा मत देखिए कि दूसरा बंदा कर रहा है तो मैं भी कर लूँ। अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है तो आप कीजिए। अब आ जाते हैं पैसे के ऊपर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ऑल्दो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनका पैकेज ऑलरेडी फिक्स होता है कि भाई रैंकर्स के लिए इतना पैकेज है, फर्स्ट अटैम्प्ट्स के लिए इतना है, मल्टीपल अटैम्प्ट वालों के लिए इतनी सैलरी है, ऑलरेडी फिक्स होती है। लेकिन फिर भी सैलरी आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोअर देन मार्केट रेट पे काम करने लग जाओ। अगर आपको, ये मैं बता रहा हूँ उन लोगों के लिए भी जो ऐसी कंपनीज़ में अप्लाई कर रहे हैं जहाँ का पैकेज फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ऑल्दो कैंपस में तो फिक्स ही होता है मोस्टली, लेकिन अगर बाहर आप इंटरव्यूज़ दे रहे हैं तो वहाँ के लिए भी मैं बता रहा हूँ। तो एज अप्लीकेबल आप इस चीज़ को अपने पॉइंट में रख लेना, ये आपके आगे भी हेल्प करेगा। तो ये आपका फर्स्ट जॉब ऑफर है, ठीक है। तो आपको अपने एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है। पैसा इंपॉर्टेंट है, बट आपको बाकी चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसा भी नहीं है, लर्निंग भी नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि इस कंपनी में मेरे को लर्निंग है या इस फर्म में मेरे को लर्निंग है, बट पैसा थोड़ा कम है, तो एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अर्ली मनी के लिए या आज के दिन पैसा कमाने के लिए आप ऐसा रोल चूज़ कर लेते हो जो आपको इंटरेस्टेड नहीं हो जिस रोल में, तो वो बहुत गलत चीज़ हो जाएगी। वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको एवरेज सैलरी बेंचमार्क अपना बिल्कुल पता करना है मार्केट से, कि भाई जैसे पिछले कैंपस में कोई बैठा होगा तो उसको पता होगा कि भाई कितना ये सैलरी ऑफर कर रही है कंपनी, तो आप उससे डिस्कस कीजिए कौन से डोमेन में कितनी सैलरी हो रही है। बिग 4, मिड साइज फर्म, बैंक, इंडस्ट्री, ये 3-4 तरीके के इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो आती हैं कैंपस में। आपको सबका पता करना है भाई कौन कितने ऑफर कर रहा है। लोकेशन आपको एकदम ध्यान रखनी है, भाई आप गुड़गांव में जा रहे हो तो भाई ज़्यादा होना चाहिए सैलरी पैकेज। छोटी सिटी में कोई लग रहा है, जैसे कि देहरादून में जीटी है वहाँ पर लग रहे हैं, या इंदौर में जीटी है वहाँ लग रहे हैं, तो छोटे शहरों का जो पैकेज है वो उसी की तरीके से कमेंसरेट करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका पैकेज है वो उस तरीके से कमेंसरेट होना चाहिए। साथ ही साथ क्या कर सकते हैं आप, एम्बिशन बॉक्स में ना सैलरी लिखी होती है एक फ्रेशर सीए की या जो भी है, आप कोई भी फर्म का नाम डालेंगे उसमें कितनी एक सैलरी मिलती है, एक मतलब फ्रेशर सीए को पर्टिकुलर डोमेन में, ऑडिट में, टैक्स में, वो आपको वहाँ से देख लेना है। साथ साथ क्या आप सीनियर से बात कर सकते हैं, ठीक है। लिंक्डइन प्रोफाइल्स को आप देख सकते हैं कि वहाँ पे किसी ने अगर डाला हुआ है कि भाई क्या कॉम्पोजिशन ट्रेंड चल रहा है, तो उस चीज़ों पे आपको एकदम अवेयर रहना है। बेसिकली मेरा मानना ये है कि आपको अंडर पे नहीं होना है, बिल्कुल भी अंडर पे नहीं होना है। हाँ, अगर थोड़ा पैसा कम मिल रहा है फॉर द सेक ऑफ लर्निंग तो वहाँ तो वो कर सकते हो, लेकिन अंडर पेड नहीं रहना है। इसलिए आपको एकदम से अवेयर रहना है, मार्केट में आपको अवेयर रहना है कि भाई इतने सैलरी पे काम करना है एज अ फ्रेशर सी है। अंडर पेड होके काम मत कर लेना। दूसरा क्या है, प्रायोरिटाइज लर्निंग ग्रोथ ओवर जस्ट सैलरी, लॉन्ग टर्म करियर गोल्स को देख के। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि पैसा इंपॉर्टेंट है, बट अभी एट दिस स्टेज ऑफ योर करियर लर्निंग और ग्रोथ इज़ दी प्रायोरिटी। आपको अगर पैसा थोड़ा कम मिल रहा है लेकिन आपको लग रहा है कि यहाँ पर मेरी लर्निंग अच्छी हो रही है, तो गो फॉर इट। मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ आपको बिग फोर्स का एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और एक नॉर्मल फर्म का मिल रहा है, लेकिन नॉर्मल फर्म आपको ज़्यादा पैसे दे रही है, तो आप बिग फोर का मेरे हिसाब से ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, फॉर द रीज़न दैट वहाँ पे आपकी लर्निंग ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ पे आपसे ज़्यादा काम कराया जाएगा, ज़्यादा सिखाया जाएगा, जो कि आगे जाके आपके करियर में आपको हेल्प करेगा। तो क्या है, फर्स्ट जॉब जो है ना आपका फाउंडेशन है, आपकी नींव रखती है करियर की। तो बैंक बैलेंस तो आपका बन ही जाएगा। अगर आपको काम आता है तो अच्छे हाइक्स मिल जाते हैं क्वालिफाइड सीएस को आगे करियर में, और अगर आप अच्छी फर्म से काम करके आ रहे हैं ऑल दो कम सैलरी पे भी, तो आपको बहुत अच्छा हाइक मिल जाता है इंडस्ट्री में जाने पे। तो आपको बियॉन्ड सीएटीसी देखना है कि क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है जो वहाँ पे मैं करूँगा, कि क्लाइंट फेसिंग रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत रोल्स क्लाइंट फेसिंग नहीं होते हैं, आप बैक एंड पे काम कर रहे हैं, डेस्क पे बैठ के काम कर रहे हैं, वहाँ से आप डेवलप नहीं हो पाएंगे। आपका डेवलपमेंट तभी होता है जब आप क्लाइंट फेसिंग रोल्स में हो, जहाँ पर आप डायरेक्टली डील कर रहे हैं क्लाइंट से, रियल प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, मैनेजमेंट लेवल पे आपके डिस्कशंस चल रहे हैं। वहाँ पर आपको एम्पावर्ड फील होगा, वहाँ पर आपकी लर्निंग होगी, आप इंपॉर्टेंट डिस्कशंस का हिस्सा बनेंगे, और फिर वहाँ से जो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यही लीडरशिप स्किल्स ही आपको कल के दिन पैसा भी दिलाती हैं। दूसरा, क्या जॉब रोल जो है वो मेरे लॉन्ग टर्म करियर इंटरेस्ट से अलाइन कर रहा है। हाँ, जैसे कि बहुत लोग होते हैं शुरुआत में एक्सप्लोर करते हैं, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं वेल एंड गुड। हावेवर अगर आप श्योर हैं कि भाई मेरे को तो स्टार्ट ऑडिट में ही काम करना है, तो फिर आप मेक श्योर करना कि भाई जो जॉब रोल है वो स्टार्ट ऑडिट या तो स्टार्ट ऑडिट ही हो या उसके अराउंड हो। आप बिल्कुल ऐसे भटक मत जाना, नहीं तो फिर वो आप फील्ड छोड़ देंगे तो छूटती ही चली जाएगी। अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, अगर आपकी एक्सपर्टीज़ अभी आप नहीं अपना इंटरेस्ट देख पाए हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास पता है आपको कि भाई मेरे को इसी डोमेन में काम करना है, तो आप उसको शुरुआत से ही लेके चलेंगे कि आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है उसको लेके चलेंगे। स्ट्रॉन्ग टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स आपको डेवलप करनी है, ये तो मतलब
बेसिक है कि टेक्निकल चीज़ें, अपनी टेक्निकल नॉलेज एट द अर्ली स्टेज ऑफ योर करियर, टेक्निकल चीज़ें आपको बहुत लोग सिखाएंगे। जैसे आप आगे करियर में बढ़ेंगे आप भी हिचकिचाएंगे लोगों से पूछने में, लोग भी आपको नहीं बताएंगे कि इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अगर आपके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस है तो ये चीज़ें आपको पता होंगी। तो इसलिए स्टार्टिंग ऑफ द करियर में आप टेक्निकल चीज़ें नहीं जानते हैं तो अभी बिल्ड कर लीजिए, अभी पूछना ईजी है, रादर देन कि आगे 3-4 साल में करियर में बढ़ गए, लोग कहेंगे कि तो 3-4 साल एक्सपीरियंस ही है, इतना भी नहीं पता, तो तब पूछना बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ अपनी सॉफ्ट स्किल्स, अपनी लीडरशिप स्किल्स, अपनी पीपल स्किल, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये चीज़ें साथ साथ डेवलप करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। उसके बाद क्या कि क्या ये मेरे को फ्यूचर के डोर्स ओपन कर रहा है, क्या मेरा फ्यूचर में ट्रांजिशन कर पाऊँगा। जैसे कि अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आप एक रोल में जा रहे हैं तो आपको पता है कि भाई मैं तो अभी टैक्स में जा रहा हूँ, आगे जाके मुझे ऑडिट में जाना है, तो आप ये भी ध्यान रखना कि मैं इस टैक्स में जा तो रहा हूँ लेकिन कल के दिन अगर मुझे ऑडिट में आना पड़े तो क्या मैं वो कर पाऊँगा। या फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक में जा रहा हूँ, अब बहुत लोग बैंक में जाते हैं, बैंक में मास हायरिंग होती है, क्रेडिट मैनेजर का रोल मिलता है, तो आपको ध्यान रखना कि अगर आप बैंक में चलेगा तो फिर आप बैंक के ही रह जाएंगे, फिर आगे जाके आपको बैंकों में ही काम करना है, बहुत मुश्किल हो जाएगा वापस आपको इंडस्ट्री में कंसल्टिंग में जाना। तो आपको ध्यान रखना है कि ये फ्यूचर ट्रांजिशन के लिए आपके डोर्स खुले रखेगा या नहीं रखेगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, क्रेडिट मैनेजर ये कर देता है आपके डोर बंद, इसके बाद आप सिर्फ बैंक में ही काम कर सकते हैं क्योंकि ये वाला जो एक्सपीरियंस है कहीं और काम नहीं आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये रोल गलत है, जो लोग ये कर रहे हैं दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर बिल्डिंग अ गुड करियर आउट ऑफ इट, बट अगर आप नहीं चाहते हैं इस चीज़ में करियर बनाना तो आप ध्यान रखना कि ऐसी जगह मत घुस जाना कि वहाँ से वापस ही ना आ पाओ, तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये कि भाई वर्क प्रोफाइल जो है वो मैं को जो वर्क प्रोफाइल मिल रहा है क्या मैं इंटरेस्टेड हूँ, ऐसा ना हो कि मैं ज़्यादा पैसे के चक्कर में इस वर्क प्रोफाइल में चला गया, कल के दिन उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो वो छोटे से फ़ायदे के लिए आप आगे जाके लंबा नुकसान अपना करा लेंगे। तो रोल को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ना देखना, आपको लगता है आपके मतलब का है तो ही उसको चूज़ करना है। ठीक है, ये नीचे मैंने वही लिखा है, अगर आप शुरुआत में सैलरी के पीछे भाग जाएंगे तो करियर आपका एक्सलेट नहीं करेगा। राइट एक्सपीरियंस और स्किल बिल्डिंग शुरुआत के 2 साल में आपको ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी बढ़ा देगी। एज अ सीए पैसे आपके आ ही जाएंगे, बस आपको अपने स्किल्स पे ही काम करना है। तो ये शुरुआत में आपको ध्यान रखना है सैलरी वाली बात। अब अगर किसी को है नीड तो 1-to-1 में हेल्प कर सकता हूँ, आई विल बी अवेलेबल ऑन संडेज़। तो अगर किसी को नीड है तो आप अपना कमेंट में अपना मेल आईडी वगैरह लिख देना। मैं किसी को अगर सीवी के लिए हेल्प चाहिए तो वो भी कर सकता हूँ, और किसी को मॉक इंटरव्यू देने हैं तो इफ़ टाइम अलाउज़ मी तो मैं ये प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। हाँ, ये रहेगा पेड बेसिस पे ही। तो अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं तो आप अपनी मेल आईडी लिख देना, मैं आपको बता दूंगा जो भी आगे का प्रोसीजर है। इफ़ नॉट इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, बहुत सारे आजकल फ्री वीडियोज़ भी हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे टेलीग्राम पे फ्री रिसोर्सेज हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपको नीड है तो देन यू कैन जस्ट सेंड योर राइट डाउन योर मेल आईडी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रीच आउट। एंड दैट वाज अबाउट इट, इतना ही मैं बताना चाह रहा था। कोई आपको स्पेसिफिक डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। 1-on-1 आपको सेशन चाहिए तो मैंने आपको बताइए, अपनी मेल आईडी लिख देना कमेंट में, मैं रीच आउट कर लूँगा। करियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने ये लिखा हुआ है, आप इसमें लर्निंग को इन्वेस्ट कीजिए आज के दिन, सक्सेस ऑटोमेटिकली फॉलो कर लेगी। आपको लगेगा शुरुआत में कि नहीं मैं कम कमा रहा हूँ बाकियों से, लेकिन अगर आप लर्निंग पे फोकस करते रहेंगे तो इन दी एंड पैसा तो आप कमा ही लेंगे। एज अ सीए पैसा इज़ नॉट अ बिग थिंग, आ ही जाएगा। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।